आ गए सभी जन? चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अब 9th पास होकर 10th में जा चुके हैं, बराबर? तो अब जब आप 10वीं में चले गए हैं तो अब आपकी जवाबदारियाँ बढ़ गई हैं, पढ़ाई बढ़ गई है, प्रश्न पत्रिका थोड़ी बड़ी हो गई है। अब बोर्ड का पेपर आप देने वाले हैं। अभी तक आप स्कूल में पेपर दे रहे थे, बराबर? आपके परिचय के टीचर थे, आपको जो 9 साल से जानते थे वो टीचर आपका पेपर चेक करते थे। लेकिन अब जब आप 10th का पेपर दोगे तो आपका जो पेपर है वो थाना डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाता है चेक होने के लिए, बराबर कि नहीं? कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं मालूम, आपके टीचर को भी नहीं मालूम, ना सचिन सर को मालूम है, ना आपको मालूम है। ये उसी को मालूम है जिसके पास आपका पेपर बोर्ड का जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से पढ़ाई के लिए पूरी तरह एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। क्यों एकाग्र होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको 10वीं पास होकर 11वीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपको लेना है वो लेना है अच्छे नंबर में, तो अभी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत क्या करना? मेहनत मतलब ये 24 आवर्स पढ़ाई नहीं करनी है, 24 घंटा पढ़ाई नहीं करनी है। 24 घंटा पढ़ाई करने वाला मूर्ख होता है, वो पागल हो जाता है, वो किताबी कीड़ा हो जाता है। 3 इडियट्स में देखा है ना आपने? अनुभव बहुत बड़ा भगवान है, अनुभव बहुत बड़ी ज्ञान की समृद्धि है। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले नॉलेज मतलब अभ्यास का तरीका पता होना चाहिए कि अभ्यास करने का तरीका क्या है, टाइप क्या है, कैसे अभ्यास करेंगे तो कितना मार्क आपको मिलेगा। ये आपको पता चल गया ना, तो आपको 24 घंटा पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे फिर वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, चाहे फिर वो आपका हिस्ट्री जोग्राफी हो, चाहे फिर वो आपका साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आपने पढ़ाई करने की टेक्निक सीख ली तो। और मैं ये जानता हूँ कि हमसे ज़्यादा विद्वान आप होते हो, हमसे ज़्यादा होशियार आप होते हो। क्यों होते हो होशियार? क्योंकि आपके पास बढ़ने की और सीखने की ज़्यादा क्षमता होती है। इसलिए आप अभी हमारी क्षमता रुक गई है, अब हम पढ़कर ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? आपकी बढ़ती उम्र है तो आप सीखते हो, आपकी सीखने की इंद्रियां जो है वो बहुत ही तेज है, इसलिए आप हमसे ज़्यादा होशियार हो। बस आपको एक मार्गदर्शन देने वाला, एक रास्ता बताने वाला व्यक्ति आपके साथ नहीं है, बस वही होता है टीचर, और वो आपको रास्ता बताता है। पेपर कौन लिखता है? आप। पढ़ाई कौन करते हो? आप। नंबर किसके अच्छे आते हैं? आपके। मतलब आप हमसे ज़्यादा होशियार हो। मैंने कल भी बताया था आपको कि आप 15 दिन पढ़ाई करते हो पेपर से पहले और अच्छे नंबर से पास हो जाते हो, बराबर? कितना दिन पहले? 15 दिन। वही अगर आज से आप पढ़ाई करोगे तो फिर तो आप मैरिट में आओगे कि नहीं? थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल पढ़ाई करो। आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। आपका आने वाला पेपर जब मार्च में होगा तो आपका दिसंबर तक ही पूरी पढ़ाई कवर हो जाएगी। फिर बस एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। हिंदी का क्या मुझे देखना है? ग्रामर देखना है। हिंदी का क्या देखना है? उपयोजित लेखन देखना है। मराठी का क्या देखना है? ग्रामर देखना है। मराठी का क्या देखना है? उपयोजित लेखन देखना है। सम देखने मुझे, जो कठिन है वो मुझे गणित में सम देखने, बराबर है? अगर आप ऐसी अभी से पढ़ाई की शुरुआत कर दोगे ना तो बच्चों मैं बता रहा हूँ 100% आपका जो नंबर है वो इतना अच्छा होगा कि आप भी नहीं सोच सकते कि मैं इतना अच्छा नंबर ला सकता हूँ। समझ गए? ये चीज़ ध्यान में रखना। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको उसमें ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हिंदी पूरी भाषा का निचोड़ है, पूरे विषयों का एक अध्याय है। आप हिंदी में साइंस से संबंधित बात पढ़ सकते हो, आप हिंदी में विज्ञान से संबंधित बातें पढ़ सकते हो, आप हिंदी में भूगोल से संबंधित बातें पढ़ सकते हो, आप हिंदी में सामाजिक संबंधित बातें पढ़ सकते हो, आप हिंदी में पर्यावरण से संबंधित बातें पढ़ सकते हो। आपके आसपास समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सारी हिंदी में दी गई हैं। वो कहानियां आप पढ़ते हो तब आपको पता चलता है पुराना काल कैसा था, राजा महाराजा कैसे थे, स्त्रियों के ऊपर क्या क्या अत्याचार होता था। इतिहास भी आपको हिंदी में पढ़ने को मिलता है। पुरानी कहानी पढ़ते हो तो उसमें दिखाया जाता है ना, एक गरीब औरत, उसके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण देखने को मिलता है। मतलब वो जो उस समय इतिहास काल में घटनाएं घटती थी वो हमें हिंदी में पढ़ने को मिलती है। भौगोलिक रचनाओं पर आधारित हमको कहानियां और पाठ पढ़ने को मिलते हैं। मतलब हिंदी सारे विषयों का निचोड़ है। और अगर हिंदी आपको अच्छे से लिखना है तो आपको पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप हिंदी पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके पास शब्दों का भंडार होगा और आप उतना अच्छा पेपर लिख सकते हैं। पेपर लिखना भी एक कला है,
वो कला आपको आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मुझे मेरा पेपर लिखना है, कैसे मुझे मेरा स्वमत लिखना है। आपको स्वमत है मालूम है ना? स्वमत का मतलब क्या होता है? खुद का ओपिनियन। खुद का ओपिनियन मतलब आपको उस पाठ को पढ़ने के बाद क्या लगा, क्या महसूस हुआ, क्या सोचते हो आप उस पाठ को पढ़ने के बाद, आप उस पाठ से क्या सीखते हो, वो आपको लिखना है। इसका मतलब क्या करना है? आपको आपका ओपिनियन देना है, आपका मत व्यक्त करना है, और मत आपका है, उसमें कोई आपकी पाबंदी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और स्वमत सबसे अच्छा है। ये क्यों दिया गया है आपको? क्योंकि ये जो पैटर्न आपको अभी आया है ना बोर्ड का, कृति पत्रिका, ये स्टेट बोर्ड का पैटर्न नहीं था, ये सेंटर बोर्ड का पैटर्न था, केंद्र विद्यालय। वो अभी स्टेट बोर्ड को दे दिया कुछ सालों से। इससे ये होता है कि बच्चे के अंदर का जो ग्रोथ है, बच्चे के अंदर जो विचार है, बच्चे के अंदर जो सीखने की क्षमता है, वो शिक्षक को पता चलती है, वो एग्जामिनर को पता चलती है कि बच्चा इस पाठ से, इस कविता से, इस रैपिड रीडिंग से या इस पूरक पठन से क्या सीखा उसने, इस ग्रामर में उसने क्या क्या सीखा। जब आपको एक कविता का एप्रिसिएशन आता है, मालूम है ना, कविता का रचनाकार का नाम, रचना का नाम, पसंदीदा पंक्ति, पसंद होने का कारण, हाँ, केंद्र भाव लिखते हो ना, इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को इस कविता से क्या क्या सीखने को मिला, इस बच्चे को ये कविता की पंक्ति क्यों पसंद है, इस पंक्ति से उस बच्चे ने क्या सीखा और वो अपने शब्दों में कैसे बता रहा है। इसीलिए ये सब दिया गया है। ये अभी जनरल नॉलेज हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। जब हमारे समय में हम पढ़ाई करते थे तो हमको पूरा बाय हार्ट करके जाना पड़ता था, पूरा रट्टा मार के जाना पड़ता था, और लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते थे, और अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो पूरा का पूरा मार्क कट हो जाता था। आप तो बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत ही आपकी किस्मत तेज है कि आपके सामने पैसेज है, पैसेज में से ढूंढकर कृति पत्रिका में उत्तर लिखना है, स्वमत लिखना है, और समानार्थी, विरुद्धार्थी, एक वचन, अनेक वचन, काल, संधि, यही आपको करना है क्या कोई कठिन? हमारे समय में इतनी कठिन हिंदी का पेपर होता था कि हम हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हम बच्चे, लेकिन हमको हिंदी में बहुत डर लगता था। क्यों? क्योंकि हमारी हायर हिंदी होती थी। जैसे आपकी हिंदी मीडियम से आप होंगे तो आपकी हिंदी बहुत हायर है, लेकिन अभी जो हिंदी आप मीडियम वाले पढ़ रहे हो ना, हिंदी मीडियम वाले, वो हिंदी भी एकदम लोअर ही है, इंग्लिश मीडियम की और लोअर है। लेकिन जब हम पढ़ते थे उस समय की हिंदी बहुत हायर थी। उस समय के दोहे, उस समय के पंक्तियां, उस समय के रोला, छंद, सोरठा, ये जो पढ़ना होता था उसका अर्थ खुद निकालना पड़ता था, पूरा पढ़ना पड़ता। तो आप सोचो कि आप बहुत खुशकिस्मत हो, और आपके साथ क्लास है, क्लास में आपको अच्छे अच्छे टीचर्स है, आपके पास मोबाइल है। उस काल में मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, हम एक ही टीचर या दो टीचर होते थे जो सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो आप सोचो कि आपके पास जो चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं, तो आप सुविधाओं का फायदा उठाएं, सुविधाएं लें, और कोई कठिन बात नहीं है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है बच्चों। मैंने मेरे लाइफ में इतनी ज़िंदगी जी है और मैंने देखा है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो। मैंने बताया था कि जब आप करने की इच्छा निर्माण कर लेते हो और करने के लिए तैयार हो जाते हो तो वो चीज़ होनी ही होनी है। और हमारे वीर पुरुषों ने, संतों ने, महंतों ने, महात्माओं ने यही कहा है कि जब तक इंसान कुछ नहीं करेगा तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको करना है, कोई चीज़ आपको करने के बाद ही प्राप्त होती है। कहा है ना मैंने आपको, एक दोहा भी मैं कबीर का बताना चाहूँगा कि करता था तब नहीं सोचा, अब करके पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जब आप आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो कांटा ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, पढ़ाई अच्छी करोगे, टाइम टू टाइम पढ़ाई करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा लगेगा। देखिए, गरीबी कोई कारण नहीं होता। लोग बोलते मैं गरीब हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कल उनकी जयंती है, उनकी तो हालत बहुत ख़राब थी। उनको तो समाज से बहिष्कृत किया गया था, समाज से निकाल दिया गया था, क्लास के बाहर बिठाया जाता था कि नहीं? लेकिन आज विश्व में उनका संविधान पूरे भारत में चल रहा है। विद्वानों में विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है। कारण बताने वाला बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं गरीब हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए, उस प्रॉब्लम में फेस करके रास्ता बनाना आना चाहिए, वही विद्वान होता है। और गरीबी इतिहास रचता है। परिस्थितियों से लड़ने वाला इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखता है, ये आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। तो ये आपको करना है, कोई कारण मत बताओ। गरीब है, ठीक है, इस गरीबी को ही तो मुझे दूर करना है। जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो मुझे करके दिखानी है, मुझे अपने आप को एक मुकाम पर ले जाना है। अगर ये सोचकर आप काम करोगे ना बच्चा, तो 100% आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना है तुम्हें, जो भी तुमने सपना देखा होगा, जो भी बनना होगा, बहुत से बच्चों को बहुत सी चीज़ें करनी होती है, वो कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने मन में ठान लिया
कि मुझे डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, मुझे समाज सेवक बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे वकील बनना है। जो भी तुमने सोचा है वो तुम कर सकते हो अगर तुमने उसके लिए अपने मन को तैयार किया तो। कोई भी चीज इस संसार में नामुमकिन नहीं है। आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, आज मैं पढ़ा रहा हूं, वो आज टीवी पर दिखाई देगा, कल सब जगह यूट्यूब पर भी दिखाई देगा कि नहीं? तो ये सब किसने बनाया? मनुष्यों ने, बराबर। तो ये मनुष्य कितना बुद्धिमान है, ये इंसान कितना टैलेंटेड है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो इंसान राक्षस भी है और भगवान भी है। उसे उसके अंदर का राक्षस और भगवान जगाने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि हम जब भाषा का दीवान घेवान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हमारी भाषा जो है वो विचित्र हो चुकी है, बदल चुकी है, पूरी तरह डामाडोल हो चुकी है। क्या बोला? गैला था, आयला था, बैठेला था, मच मच मत करना, ए बंटा। ये कौन सी भाषा है? बंटा किधर जा रहेला है? बस इधर से जा रहेला है। कैसी ये भाषा? हमारी ये भाषा नहीं है, ये हमने परिस्थिति के अनुसार बना ली। और जब आप ऐसा बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो सम्मान नजर आता है। आइए बैठिए ना, एक गिलास पानी पिएंगे, कितना अच्छा लगता है, कितना मीठा लगता। आना बैठना रे, क्या मंगाऊं, खाएगा क्या? तो ऐसा लग रहा है वो पत्थर मार रहा है कि इज्जत दे रहा है कि बेइज्जती कर रहा है। समझ में ही नहीं आता। आता है क्या समझ में? ये भाषा की हमने क्या कर दी है, धज्जियां उड़ा दिए। हिंदी इतनी शुद्ध है, इतनी सुंदर है, इतनी आदरणीय भाषा है कि अगर आप बोलोगे तो सामने वाला पिघल जाएगा, सामने वाला आपकी शरण में आ जाएगा। बोलते ना ये शब्द आपको लड्डू भी खिलाएंगे, जूता भी खिलाएंगे। जितना मीठा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, विनम्र होकर बोलेंगे, लोग बोलेंगे आइए बैठिए, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, मीठा खाएंगे। और उल्टा पुल्टा बोलोगे, खड़ा करेंगे, घुमाएंगे, चल निकल। ये शब्द, ये जबान। इसीलिए हमें हमेशा समाज में जब भी जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारे शब्दों का बहुत अच्छा उपयोग होना चाहिए। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, उतना नॉलेज आपको मिलेगा। किसी चीज़ का कंटाला मत करो। कंटाला करोगे, आलस करोगे, ये सोचोगे कि मुझे नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। उसे सीखने के लिए तैयार रहो। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन वो अपने आप आपको आएगा। कैसे? क्योंकि 5वें दिन आपकी इच्छा खुद ही होगी कि अरे मुझको आने लगा, अरे मैं इससे भाग रहा था लेकिन ये मुझे आ रहा है। जब आप उससे प्रेम करोगे तो वो भी आपसे प्रेम करेगा। जब आप उसकी इज्जत करोगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा। जब आप उसे समझोगे कि मुझे आना चाहिए, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे शरीर के रग नस में, तुम्हारे बुद्धि में घुसता चला जाएगा। और जितना तुम उस पुस्तक को, जितना तुम उस किताब को, जितना उस विषय को दूर करोगे, उतना वो तुमसे दूर भागेगा। जिससे डरोगे वो नहीं आएगा, और जिसका साहस करके निडरता के साथ पढ़ाई करोगे वो चीज़ आपको आने ही वाली है। गाना याद हो जाता है ना हमको? बराबर है कि नहीं? हमारे महान महान महात्मा, आप नए नए महात्मा लोगों के गाने आपको याद ही आ जाते हैं, है कि नहीं? एम.वे. बंटा का गाना तो सबके मुंह पर है। हाँ, महान महात्मा 21वीं सदी के संत हैं वो। जब उनके कीर्तन चलते हैं तो सारे बच्चे झूमते क्या, वो पूरे के पूरे मदमोश हो जाते हैं। यहाँ वहाँ से पूरा स्प्रिंग चालू हो जाता है। ऐसे महात्मा है कि नहीं? और उन्होंने पूरी तरह से हिंदी भाषा का क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो समझ में ही नहीं आता है। आज जितने भी गाने हैं, उस गानों में शराब, शबाब, नशा, ये वो इसी के बारे में बताया जा रहा है। अच्छी बात कहीं बताई जा रही है क्या? नहीं बताई जा रही है। खाली नशे के बारे में बताया जा रहा है। दारू, शराब, गांजा, अफीम, चरस, चिलम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून खराबा, यही बताया जा रहा है। बंधुत्वता, एकता, निष्ठा, प्रबलता, आत्मविश्वास, धैर्य, संतोष, समाधान, इसके बारे में तो कहीं दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? नहीं। तेरी आंखें नशीली, तेरी जुल्फें नशीली, तू पूरी शराब की बोतल है। अब इस गाने से क्या सीखेगा आदमी? उसके बचपन से उसके दिमाग में शराब, नशा, नशा, शराब, शराब, तो पक्का बड़ा होकर बेवड़ा ही बनेगा। उसकी बात ही छोड़ दो। होगा कि नहीं? अगर जिस चीज़ को हम बचपन से जो चीज़ बताएंगे, वो चीज़ वो बड़ा होने के बाद वैसा ही करेगा ना। अभी समझो ये 2 बच्चे हैं, इस बच्चे को ये होशियार नहीं है, लेकिन इसको मैं बोलता हूँ तू बहुत होशियार है, तू बहुत होशियार है, तू बहुत होशियार है। बार बार मैं उसके दिमाग में क्या भर रहा हूँ? होशियार है, होशियार। तो वो क्या करेगा? होशियार बनने की, ये होशियार है, लेकिन इसको मैं बोलता चल तेरे को कुछ नहीं आता, चल चल तू बेवकूफ़ है, तू मूर्ख है।
तो ये एक दिन ऐसा समझ ही लेगा कि मैं सही में, समझ गए, क्योंकि मैंने उसको वैसा टीच किया, मैंने उसके साथ वैसा बर्ताव किया। यही समाज है। इसी समाज से हमको सीखना है, जानना है कि जिस माहौल में हम रहेंगे उस माहौल के साथ साथ हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। परिवर्तन देखा ना, मैंने बताया ना, इतना परिवर्तन हो गया है कि लड़कियां कान का निकाल कर फेंकती हैं, लड़के बोलते ला 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 मैं पहन लेता हूं। कान में भी पहन रहे हैं, आंख में भी पहन रहे हैं, कहां नहीं पहन रहे हैं, बाप रे बाप। लड़कियां बेचारी चोटी कटवा रही हैं, लड़के बोलते ला ला मैं बढ़ा लेता हूं। दोनों साथ में चलते तो कंफ्यूजन हो जाता है, लड़का कौन लड़की कौन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना पड़ता है और फिर हमारा ही डब्बा गुल हो जाता है। अरे दोनों लड़के, होता है कि नहीं, समझ में ही नहीं आता है। उनका पहनावा सब कुछ बदल चुका है, इतना परिवर्तन नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि धोती पहनकर कॉलेज जाओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि धोती पहनकर स्कूल जाओ, इतना हमें पुराने ज़माने में भी नहीं जाना, पर जो हमें शरीर के लिए सुशोभित लगे, हमारे शरीर को जचे, वही हमें परिधान करना चाहिए। चार लोग हमें नाम रखे मेरी मर्जी, अरे तेरी मर्जी मतलब समाज तेरे को देख रहा है, बोल रहा है, तेरी मर्जी क्या, कुछ समाज भी है, कुछ हम भी है, कुछ विचार भी है, उस चीज़ों के हिसाब से हमें चलना चाहिए कि नहीं। यही हमें हिंदी बताती है, हिंदी की कविताएं, हिंदी की कहानियाँ, हिंदी के रैपिड रीडिंग मतलब पूरक पठन, इन्हीं में हमें ये सारे तथ्यों को बताया गया है। बड़े बड़े विद्वान, लेखक, साहित्यकार, रचनाकार जब अपने विचारों को एक पेज पर उतारते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि आने वाली पीढ़ी को सच्चाई पता चले, सच का सामना कर सके, बुराइयां जो हुई हैं, जो गलतियां हमने की हैं, वो दोबारा न दोहराई जाएं। इसीलिए बताया जाता है आपको कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करना पड़ता है। और सब कुछ आपको ही करना है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं, कोई। अगर समझो कल मैं मर गया, कल अगर मैं मर गया, मौत हो गई, कोई भरोसा नहीं है। अभी कल आज लेक्चर लिया, कल मर गया, आप बोलोगे यार कल कितना बड़बड़ कर रहा था, आज चला गया, बाप रे, कोई भरोसा ही नहीं है इंसान का। क्योंकि इंसान का पल का भरोसा नहीं, कल की तो बात छोड़ो, पल का भी भरोसा नहीं है। कल मिलूंगा नहीं मिलूंगा मालूम नहीं है, क्योंकि जिंदगी किसके साथ कब कहां खत्म हो जाए हम बता नहीं। इसीलिए जो हमारी जिंदगी बची है उसमें हमें आनंद, खुशी, मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यही कवियों ने, यही लेखकों ने, यही साहित्यकारों ने बताया है। जात, धर्म, भाषा, मर्यादा, ये सब चीजों से लड़कर कोई फायदा नहीं है। इस संसार में दो ही जाते हैं, कितनी? दो, एक नर और एक नारी, दो ही जात है और एक ही धर्म है, मानवता। बराबर है। और अगर आप बाइबल उठाकर पढ़ लो, उसके लास्ट पन्ने पर लिखा हुआ है क्या होगा, यहां पर पृथ्वी पर भूचाल आएगा। कुरान उठाकर पढ़ लो, कयामत आएगा। बराबर है। गीता उठाकर पढ़ लो, लास्ट पन्ने पर लिखा है प्रलय आएगा। गुरु ग्रंथ साहिब उठाकर पढ़ लो, लास्ट पन्ने पर लाख शब्दों में लिखा गया है एक दिन ये धरती क्या हो जाएगी, पूरी तरह नष्ट। सब यही कहते हैं, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करने का क्या फायदा। हम सब एक हैं, ये भावना हमारे में होनी चाहिए। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार, हमदर्दी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हम लड़ाई करते हैं इसमें हम मारे जाते हैं, बड़ा कोई मारा नहीं, नेता अभिनेता मारा नहीं, मरता है आम आदमी, कार्यकर्ता कार्य भी करता है और कार्य करते करते हमेशा के लिए ईश्वर के घर भी चला जाता है। मालूम है कि नहीं, ये याद रखना हमें। इसीलिए किसी के बोलने पर, किसी के भड़काने पर, किसी के बोलते से हमें आपस में भड़कना नहीं चाहिए। हम सब एक की भावना रखनी चाहिए। आज आप एक साथ बैठे हुए हो, ये हमारे भारत की देन है, यही हमारे भारत का सौंदर्य है। अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत। यहाँ पर कई संत, महापुरुष, विद्वानों का जन्म हुआ और यही उन्होंने कहा कि तुम्हारी अगर हाथों में ताकत है, बाजुओं में ताकत है, तो तुम इस पूरे आसमान में अपना राज्य बना सकते हो, बस तुम्हारे अंदर वो करने की इच्छा होनी चाहिए। आप जो विषय पढ़ रहे हो वो बनाने वाले कौन थे? हमारे जैसे ही इंसान थे। वो क्या आसमान से टपके नहीं थे, आए थे क्या? जिन्होंने भी, अगर आपकी गणित की पुस्तक जिसने बनाई होगी या गणित का पाइथागोरस जिसने बनाया होगा या जो पाइथागोरस नामक जो गणितज्ञ होगा, वो क्या आसमान से टपका? वो भी हमारे तरह इंसान ही था ना। हाँ, जिसने न्यूटन लेकर न्यूटन बना, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा? वो हमारे जैसा ही पागल था। वो पागल हो गया, क्यों गिरा? और इतना पागल हो गया कि उसने डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी,
ढूंढ के निकाला कि नहीं? वो पागल हो गया, क्यों गिरा? बस किसी चीज को पाने के लिए पागल होना पड़ता है। अगर पागल हो गए तो समझो तुम इतिहास के पन्नों में छप गए, नाम तुम्हारा आ गया, तुम्हारा नाम अंकित हो गया। बस उस चीज को पाने की पागलपंती होनी चाहिए, बस कोई चीज नामुमकिन नहीं है। न्यूटन का अगर आप पढ़ोगे पूरा इतिहास तो वो सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा, बदमाश मस्तीखोर बच्चा था। उसको स्कूल में टीचर आने से पहले भगा देती, भग भग चल। पर उसने क्या किया? पूरी दुनिया को बताया गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी क्या है, बताया ना उसने। उसके बाद फिर और वैज्ञानिकों ने सर्च किया, तो यही है जो मस्तीखोर, गरीब, लाचार, दुखी, पीड़ित होता है, वही इतिहास रचता है। वही इंसान अपने आप में एक काबिल इंसान बनता है। ये अपने दिमाग में बिठा लो, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिताजी वैसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, वो कैसा भी है, तू कैसा है, तू कैसी है। तुझको तेरी भविष्य बनाना है, तुझको तुझे समाज में नाम रोशन करना है, तेरा भविष्य तेरे हाथ में है। तू जब भविष्य बनाओगे, जब तुम अपने आप को काबिल बनाओगे, तो संसार में खुद ब खुद तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी को पहचानेंगे। अरे वो आपकी बेटी है क्या? अरे वो आपका बेटा है क्या? बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है, बहुत ध्यान देता है, चारों जगह उसका बैनर लगा हुआ है। ऐसा काम करना है आपको कि आपके नाम से आपके पिताजी को पहचाना जाए। मैं एक बात ही जानता हूं, बैठो ऐसी जगह पर कोई बोले ना उठ, बैठो ऐसी जगह पर कोई बोले ना उठ, बोलो ऐसी बात कोई माई का लाल बोल सके ना झूठ। ऐसी बात बोलो आप कि कोई बोल नहीं सके ये झूठ बोल रहा है। हमेशा सत्य बोलो। गलती हुई है मान लो, गलती मानने वाले को कभी सजा नहीं, लेकिन गलती छुपाने वाला, झूठ पर झूठ बोलने वाला एक दिन अपनी नजर में गिर जाता है, क्योंकि वो झूठ की पोटली बांध देता है। और जब वो पोटली खुलती है तो वो सोचता है अरे बाप रे, मैं तो पूरा झूठ का संसार हूं। वो खुद की नजर में गिर जाता है। झूठ ठीक है, गलती इंसान से होती है, एक बार होती है, बता दो, मम्मी पापा को बता दो, टीचर को बता दो, मित्र को बता, जो तुम्हारा खास है बता दो। उस गलती से वो निकालेगा, लेकिन उस गलती पर तुम मिट्टी डालने की कोशिश करोगे, छुपाने की कोशिश करोगे, तो वो परत बनती चली जाएगी। और जब वो झूठ की पिटारी खुलेगी तो तुम समाज में खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। और सबसे काबिल कामयाब व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलते हो फंस जाते हो, सच बोलते हो बच जाते हो, क्योंकि सत्य आखिर सत्य होता है, झूठ आखिर झूठ होता है। वो कहीं भी तुमको गिराएगा। ये हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने, संसदीय विचारधाराओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। इसलिए सत्य बोलो। गलती हुई है, हाँ पापा ऐसा हुआ है, मम्मी ऐसा हुआ है, क्या करूं? तो मम्मी डांटेगी, चिल्लाएगी, पिताजी दो झापड़, गला नहीं घोट देंगे ना, तुरंत बंदूक निकाल के खत्म खत्म, ऐसा करेंगे क्या? दो झापड़ मारेंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे और क्या करेंगे, पर उसमें से तुमको बचाएंगे। लेकिन उस झूठ को छुपाने के चक्कर में तुम झूठ बोलते जाओगे, और जब वो पापा मम्मी के सामने आएगा तो बच्चा तुम, उनको शर्म आएगी कि ये मेरी बेटी है, इतनी झूठी, इतना गलत, इतना झूठा मेरा बेटा। वो खुद की नज़र में गिर जाएंगे। और अपने माँ बाप को कभी शर्मिंदा मत होने दो। सबसे बड़े सम्माननीय और सबसे बड़े आदरणीय, ईश्वर तो बहुत बड़ी बाद में पंक्ति में आता है जिसको आप मानते हो। सबसे बड़ा ईश्वर हर जगह नहीं जा सकता है ना, इसीलिए उसने माँ और पिता को भेजा है। बराबर है कि नहीं? जब आपको तकलीफ होती है, जब आपको ठेस लगती है, तो आप किसको बोलते? आई ग, मम्मी, अम्मा। दर्द होता है तो कौन याद आती है? मम्मी। लेकिन जब आपके बाजू से बहुत तेज गाड़ी जाती है, सुप करके, बाप रे, डर में कौन याद आता है? पापा, पिताजी। यही दोनों हमारे जीवन के बहुत बड़े शक्ति हैं, ताकत है। जब आपको तकलीफ होती है तो आप ऐसे नहीं बोलते पप्पा पप्पा, ऐसा नहीं चिल्लाते हो, ओ माँ, उई माँ, माँ क्या करूं, ऐसा चिल्लाते हो। दर्द में कौन याद आती है? माँ, क्योंकि वो दर्द के ऊपर दवा लगाती है, दर्द को आपको मिटाने के लिए आपको प्रोत्साहन देती है, इसलिए माँ याद आती है। लेकिन जब डर लगता है तब आप क्या बोलते हो? पप्पा। जब आपको कोई डरावनी चीज दिखाई देती है, अचानक कोई चीज होता है, तो आप बोलते बाप रे पप्पा, ऐसा बोलते हो कि नहीं? क्योंकि डर से लड़ना है, क्योंकि वो सहन शक्तिशील इंसान होता है, जो पूरे परिवार के दुखों को, दर्द को, पीड़ाओं को, मुसीबतों को झेलता है और अपने बच्चे और अपने बीबी के ऊपर कोई आंच आने नहीं देता। वो शक्तिशाली, बहादुर होता है। इसीलिए जब हमें डर लगता है तो हम पिता को याद करते हैं, और जब हमें दर्द या पीड़ा होती है, वेदना होती है, तकलीफ होती है, तब हम माँ को याद करते हैं। ये दोनों ही पूरे परिवार की ताकत होती है। इसीलिए हर बच्चे ने, आप जैसे बच्चों ने, अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है। और यही साहित्यकार बताते हैं कि इंसान के
माँ बाप जो होते हैं, मतलब हमारे जो माँ बाप हैं, वो हमें जब भी कोई ज्ञान देते हैं अच्छे के लिए देते हैं। आप उनको तुरंत उल्टा जवाब देते हो, तुम्हें क्या मालूम, तुमको क्या पता है, चुप रहो, जाने दो, मैं देख लूंगी। दुनियादारी उन्होंने देखी है, उतार चढ़ाव तुम्हारे मम्मी पापा ने देखा है। अगर वो किसी चीज के लिए तुम्हें रोक रहे हैं, बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है, कारण है, कोई तो भी बात है। और आप नहीं सुनते हो, आपको ऐसा लगता है मेरे ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मुझे हर काम करने से मना किया। ये सब चीजें नहीं है बच्चा, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता एक बहुत बड़ी छाया है, तुम्हारे रक्षक है, तुम्हें बुराई से बचाने के लिए वो तुम्हें टोकते रोकते हैं। लेकिन इस उम्र में बच्चों को क्या लगता है कि हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हमारी आज़ादी से हमें क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। अरे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तुम्हें रोकना नहीं चाहता है, पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और जो जहां जाना है वहां जाओ। ये उम्र बड़ी ही खतरनाक होती है, 15 से लेकर 21 की जो उम्र होती है बहुत डेंजर होती है, बराबर है कि नहीं। अच्छे दोस्त भी बनते हैं और बहुत बुरे दोस्त भी बोलते हैं, अरे खा यार कुछ नहीं होता है, थोड़ा चक्कर आता है फिर मजा आता है, 2-4 बार वो खुद खिलाता है, फिर जब आदत लग जाती है तो क्या तेरा ठेका लिया है मैंने। फिर वो आदत लग गई तो वो क्या करता है, पिताजी के जेब से पैसा निकालता है, मम्मी के पर्स से पैसा, क्योंकि उसको उस चीज की आदत लग गई है। दोस्त ने तो आदत लगा दी, अब उसके बाद तो वो नहीं खिलाएगा, अब तो क्या बोलेगा, तेरे को खाना है तो खाना, क्या तेरा ठेका लिया है क्या मैंने रोज रोज खिलाऊं, खिलाया ना इतना दिन, आदत लगा दी। उसके बाद वो उससे क्या करने लगा, दूरियां बनाने। ये अपने ऊपर है कि हमको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। उसने मुंह में तो नहीं डाला ना आपके, नहीं खा 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 ऐसा तो नहीं बोला ना, उसने बोला खा, नहीं खाना है। मन पे काबू होना, कोई भी आदत कोई भी चीज हमारे ऊपर है, हमें उसे सीखना है या नहीं सीखना है, करना है या नहीं करना है, मानना है या नहीं मानना है, यह हमारे ऊपर है। अगर हमने वो चीज अपने अंदर ला दी तो आप जीवन में हमेशा के लिए कामयाबी हासिल कर सकते हो। 2 मन होते हैं, एक करने के लिए कहता है, एक नहीं करने के लिए कहता है, और जो नहीं करने के लिए कहता है वही सबसे बड़ा ताकतवर मन होता है। लेकिन उसी को हम क्या करते हैं, हराने की कोशिश करते हैं। अरे पेपर भी 2 दिन बाकी है ना, कल कर लेंगे, अरे अभी कल सवेरे पेपर है, आज पूरा दिन बाकी है, फिर वो दिन भी चला जाता है, फिर सवेरे उठने का मन नहीं करता है पढ़ने का। और जब पेपर के लिए जाते हैं तब समझ में नहीं आता है, क्या करूं, क्या लिखूं, पेपर खा जाऊं, फाड़ दूं कि क्या करूं, होता है कि नहीं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास ईश्वर की दी हुई बुद्धि है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, ईश्वर ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रचित किया है, बनाने वाले ने बड़े सुंदर तरीके से बनाया। इस जीवन का उपयोग करो, इस जीवन को आनंद से जियो, अभ्यास करो, पढ़ाई करो, ध्यान दो। कोई कुछ लेकर जाने वाला नहीं है बेटा, कोई कुछ नहीं लेकर जाता है। कबीर ने क्या कहा, आए हो तो जाओगे, आया है तो जाओगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, दूजा बंधा जंजीर। इसका मतलब यह है कि जो आया है वो जाने वाला है। कोई भी इस धरती पर अमृत पीकर नहीं आया, सबको मिट्टी में मिलना है। इसलिए कबीर ने कहा, आए हो तो जाना है। राजा रंक फकीर, राजा को भी मरना है, रंक मतलब फकीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, अमीर को भी मरना है। कोई जिंदा रहने के लिए एक सिंहासन पर जा रहा है तो दूसरा जन्म ले रहा है, एक मरता है तो दूसरा जन्म होता है कि नहीं। ये संसार की जंजीर है, ये चक्र है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। बस इस चक्र में जन्म से लेकर मरण के बीच में जो समय है उसको अच्छे से व्यतीत करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे कर्मों पर ध्यान दे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा रहन सहन लोगों के दिल और दिमाग में रहे कि नहीं यार ये इंसान बड़ा अलग था। यही सब संतों ने बताया है, यही सब बोला। कबीर जो थे, कबीर का नाम आपने सुना है। कबीर बहुत ही एकदम मनमौजी थे, वो अपनी मन की सुनते थे, किसी की नहीं सुनते थे। जो उनका मन करता था वही वो करते थे। मुसलमानों को देखकर राम राम, हिंदुओं को देखकर अल्लाह मालिक बोलते थे वो। उन्होंने हिंदुओं को भी बोला, मुसलमानों को भी बोला, अमीरों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को, सबको बोला, किसी को नहीं छोड़ा। 120 साल जीवन जिया उन्होंने। पैदा हुए एक नाबालिग की कोख से, पालन पोषण हुआ एक जोलहा के परिवार में। जोलहा मतलब
मुस्लिम कपड़ा बनाने वाला समाज, जो कपड़ा बुनते हैं ना, उसे जुल्हा कहा जाता है। मतलब मुस्लिम समाज में पले बढ़े, उन्होंने इतना ज्ञान हासिल किया, पढ़े लिखे नहीं थे। काला अक्षर भैंस बराबर था उनको। क्या था? काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन 108 भाषाएं आती थी, अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृति, बंगाली, मराठी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, मगधी, ब्रज, सारी भाषाओं का ज्ञान था। किसको? कबीरदास जी को। और उन्होंने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया था, और कभी भी उन्होंने इस चीज को नहीं माना। जादू टोना, भूत प्रेत, बुआ बाबा, इनको वो मानते नहीं थे। क्योंकि सही में जादू टोना, भूत प्रेत, बुआ बाबा कुछ नहीं होता। मेरी हाथ में, मेरी लकीरों में मेरी किस्मत है। जिनके हाथ नहीं है उनकी किस्मत नहीं है क्या? हाँ, मेरे हाथों में, लकीरों में मेरी किस्मत है। लकीर देखेगा तो फकीर जरूर बन जाएगा। काम कर, लकीर मत देखते बैठ। इन हाथों हाथ दिया, उससे काम कर, पढ़ाई कर, ध्यान दे। लकीर ही देखते रहेगा तो फकीर बनना ही है। बराबर है कि नहीं? हाँ बाबा, मेरी किस्मत, मेरी गर्दिश में ही नहीं है तारे, तारे ही गर्दिश में नहीं है। मेरा नक्षत्र खराब है। घर से उठकर काम पे जाता ही नहीं है और बोलता है नक्षत्र खराब है। हाँ, ग्रह खराब है, आलसी कहीं का, और बोलता है मेरा ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है। नाम उनका खराब करता है। वो बेचारे अपना अपना काम कर रहे हैं, बदनाम उनको करते हैं लोग। हाँ यार, मेरे तारे गर्दिश में नहीं है, मेरा राशि में राहु केतु आतू नातू कीतू क्या क्या आ गया है। तू अपने घर से निकल, काम कर। कोई राहु और कोई केतु और कोई गुरु और कोई मंगल नहीं है। सब अपने अपने में दंग है। तेरे पीछे किसी को टाइम नहीं है लगने को। मेरे पीछे शनि की 7.5 है। शनि को कोई काम धंधा नहीं तेरे पीछे लगा है। लोग बोलते हैं ना अंधविश्वास, इसका विरोध किया उन्होंने। कबीर जी ने इसका विरोध किया। जादू टोना, भूत प्रेत, बाबा बुआ, मूर्ति पूजा, जय देव जय मंगल मूर्ति। पंडाल में गणपति बिठा दिया और जुआ खेल रहे। ये कहाँ की भक्ति है? भगवान बोलता मुझे बिठाकर जुआ खेल। हाँ, दारू पी के नाच, बोलते हैं। उसमें भी उधर पंडाल वाले अलग, उधर पंडाल वाले अलग। भगवान को ही डिवाइड कर दिया है, भगवान को ही विभाजित कर दिया है। जो भगवान बोलता है हम सब एक है, मेरे भक्त सब समान है, और हमने उनको डिवाइड कर दिया। वो बोलते हम डीजे बजाएंगे, वो बोलते हम बेंजो बजाएंगे, वो बोलते हम नासिक ढोल बजाएंगे। क्यों भाई? भगवान ने बोला था, फोन किया था, मैसेज किया था, हाँ, ईमेल भेजा था, नहीं ना? ये हम अपनी खुशी के लिए करते। भगवान के नाम पर हम लोग क्या करते हैं? मौज करते हैं, मजा करते हैं। यही कवियों ने, साहित्यकारों ने कहानियों में बताने की कोशिश की कि जागो, इस समाज को समझो, जानो। तुम्हें तुम्हारे समाज के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तुम पढ़े लिखे रहोगे तो तुम बुराइयों को मिटाओगे। तुम पढ़े लिखे रहोगे तो देश को आगे बढ़ाओगे। APJ अब्दुल कलाम मालूम है क्या? कौन है वो? मिसाइल मैन। कैसी परिस्थिति थी? बड़ी गरीब परिस्थिति थी। क्या करते थे वो? चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे। वो पेपर डालते थे सवेरे, हाँ, और उसके बाद वो नमाज पढ़ने के बाद, पूरा काम करने के बाद रात के समय पढ़ते थे, और उनकी माँ ने उनको परमिशन दिया था 11 बजे के बाद वो डिबरी लगाकर पढ़ाई करने का। और वो इतने विद्वान, इतने बड़ा परिवार था। कितने भाई बहन थे मालूम है? APJ अब्दुल कलाम, पढ़ना, मुझे बताना कितने भाई बहन थे। APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी लेना, तब आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या थे, उन्होंने क्या किया, और देश की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे ताकतवर बनाया, कैसे मिसाइल मैन बने, और उस मिसाइल मैन का सफर तय करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत और परिश्रम करना पड़ा। और आज इतिहास के पन्नों पर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। विज्ञान का दाता उन्हें कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। जाता है कि नहीं? फिर परिस्थिति थी, इतना बड़ा परिवार था। उस परिवार में सब काम करने के बाद जब वो पढ़ते थे, ध्यान दिया, जब उनका एडमिशन हुआ, जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, साइंस विषय को लेकर अभ्यास किया और अपने उमंगों को, अपने सपनों को पूरा किया, तो सही बात है कि उन्होंने गरीबी, लाचारी और धर्म और जात का भेदभाव नहीं किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे ही संत महंत होते हैं, इसीलिए उनके जीवन पर आधारित पाठ हमें पढ़ाए जाते हैं। हमारे अंदर के दिमाग के अंदर की जो कमियां या गंदगियां, उसे मिटाने के लिए कहा जाता है।
कोई किसी के काम नहीं आता। काम आता है तो एक इंसान के काम आता है, और कोई काम नहीं आता। मैंने बताया ना, कल को मैं मर जाऊंगा, कल जब मेरी मौत हो जाएगी, कल जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी नहीं आएगी मेरे साथ, आएगी क्या? नहीं। अग्नि में मैं जल रहा हूं या मुझे दफनाया जा रहा है तो मेरी बीवी बोलेगी मुझे भी दफनाओ, नहीं बोले। मेरा बेटा भी नहीं बोलेगा, जो कि वो मेरा बेटा है, जो कि वो मेरी बीवी है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो स्वार्थी है। मेरी बीवी रोएगी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल भर, जिंदगी भर, लेकिन वो मेरे साथ जलेगी नहीं, दफन होगी नहीं। खाली हाथ आया हूं, अकेला आया हूं, और जो मैं कमाऊंगा, जो मैं अपने साथ रखा है वो भी नहीं लेकर जाऊंगा। 1-2 गज जमीन मिलेगी, एक कफन मिलेगा, 4 लोग मिट्टी डालेंगे, वही मेरी जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। और ज़िंदगी भर में सोचता हूँ मेरा बंगला हो, मेरा गाड़ी हो, मेरा बैंक बैलेंस हो, मेरा ये हो, वो कुछ नहीं लेके जाता है। इसलिए मेहनत करो, जितना मिले उतने में खुश रहो, लोगों का अच्छा करो, लोगों से दोस्ती रखो, किसी का बुरा मत करो, माता पिता की सेवा करो। आसपास पड़ोस में अगर गोर गरीब लोग हैं, तुम्हारी मदद से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है तो उनकी मदद करो, किसी को ठेस मत पहुँचाओ। यही ज़िंदगी है। यही हिंदी के साहित्यकार, यही हिंदी के कवि, यही हिंदी के विद्वान आपको अपने पाठों के माध्यम से बताना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। हिंदी की जितनी भी किताबें आप पढ़ोगे, हिंदी में जितने भी लेखक आप पढ़ोगे, उन्होंने समाज के अंदर की रीति परंपरा, बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास के ऊपर टीका की है, टिप्पणी की है और उसे ही मिटाने के लिए कहा है। इसीलिए हमें हिंदी पढ़ना है। हिंदी का व्याकरण हमें क्यों पढ़ना है? इसीलिए पढ़ना है कि भाषा में क्या जादू है, क्यों हमें काल पढ़ना है, क्यों हमें निबंध लेखन करना है, क्यों हमें सारांश लेखन करना है, क्यों हमें विज्ञापन सीखना है, क्यों पत्र लेखन सीखना है। आज तो हम पत्र लेखन नहीं करते ना। आज हमारे पास तू कैसा है, तूने क्या खाया, कितना खाया, खा के सो गया क्या, जाग रहा है क्या, सब पूछ लेते हैं हम। वजन करके बता दे, खा के गया था क्या टॉयलेट, इतना तक बात करते हैं हम। क्या बात करते हैं क्या मालूम, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, खत्म ही नहीं होती है बातें। पहले के ज़माने में नहीं था ये सब। पहले के ज़माने में जब इंसान मर जाता था ना, आज अगर समझो यहाँ कोई मरा है और उसका कोई रिश्तेदार या कोई नातेदार दूर है, दूसरे गांव में या दूसरे शहर में, तो उसको पता चलते चलते 15-20 दिन हो जाता। तब तक इसकी 13 भी हो जाती थी, तब तक इसका 40वां भी हो जाता था। तब उसको पता चल जा रहा अमके का तमका खत्म, और ख़त्म होकर 40 दिन हो गया। और अब तो इधर मैयत है, इधर वीडियो कॉल दिखा रहे हैं, चालू है, फेरे चालू है, दुल्हन पहला रस्म पूरा कर रही है, दुल्हन दूसरी रस्म पूरी कर रही है, वीडियो पे दिख रहा है, घर में लोग देख रहे हैं, लाइव शादी देख रहे हैं, जाने की जरूरत भी नहीं, बराबर है क्या? तो अब इतना डिजिटल दुनिया हो गई है, तो हमें उसके साथ साथ समझना है, जानना है आपके पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, इस सुविधाओं का फायदा उठाना है हमें। गलत फायदा नहीं, मोबाइल गलत नहीं है, चलाने वाला गलत है। मोबाइल अच्छे के लिए ही बनाया। मोबाइल जिसने भी बनाया, किसने बनाया? बाप रे, किसने? मनुष्य ने बनाया। पर वो मनुष्य का नाम क्या है? बता करके मुझे बताना आप लोग, ठीक है? मैंने कहा था ना, मैं जनरल नॉलेज के बहुत सारे प्रश्न पूछता हूँ, तो मुझे मोबाइल किसने बनाया वो बताना, और बिन तार वाला किसने बनाया और तार वाला किसने बनाया। पहले तार वाला था ना, ट्रिंग ट्रिंग, हाँ, टेलीफोन, किसने बनाया था? उसका नाम बता दूं? ग्राम बेल। क्या नाम है उनका? ग्राम बेल। क्या? ग्राम बेल ने बनाया तार वाला टेलीफोन, ग्राम बेल ने। और बिन तार वाला फोन किसने बनाया, जो नेटवर्क पे चलता है? हाँ, सैमसंग कंपनी, एप्पल, इतने लोगों ने बनाया। अच्छा, वाह, वेरी गुड, ठीक है। वो तो कंपनी है ना बेटा, उसको बनाने वाला तो कोई एक होगा ना, जिसने ये तकनीक लाई होगी, फिर उसको देखकर कंपनियों ने बनाया। तो वो बनाने वाला कौन, जिसने इसकी खोज की है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये सब चीजें आपके काम आने वाली चीजें हैं, और इन सब का अभ्यास आपके किताब में है। मैंने यही बताया ना कि जीवन में जब आप किसी चीज को पढ़ोगे तो ही आपको वो नॉलेज मिलेगा, पढ़ोगे नहीं तो नॉलेज मुझे कहाँ से आया? मैं सीख के आया क्या? मैंने भी आपकी उम्र में पढ़ाई की, मैंने भी डिग्री ली, मैंने भी अभ्यास किया, मैंने भी अध्ययन किया, इसीलिए मुझे आ रहा है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
आप भी यहाँ पर आकर खड़े रह सकते हैं। आप भी आपका समय आने के बाद आप भी एक टीचर बनकर 40 बच्चों को, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? उसका ज्ञान होना, अभ्यास होना, उतना शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कोई चीज मैंने कहा ना नामुमकिन नहीं है। मैं तो बहुत मतलब मस्तीखोर भी था, पढ़ाई में भी था। मेरे पिताजी मुझे साइंस दिलाना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। मुझे टीचर बनना था, मैंने आर्ट्स लिया। तो मेरे पिताजी ने बोला जो तुमको करना है वो करो, और मैंने किया। आज मैं कर रहा हूँ, तो आज मेरे पिताजी को अच्छा लग रहा है। आज मेरे पिताजी देख रहे हैं भाई बच्चे ने जो भी फील्ड ढूंढी या जो भी जिस क्षेत्र में वो गया उस क्षेत्र में उसने अपना नाम रोशन किया। आज मेरा भी नाम रोशन है। आज मुझे भी बोलते हैं आपका बेटा प्रोफेसर है, आपका बेटे का लेक्चर तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, जब आपके बेटे पढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनको अभिमान होता है, उनकी कॉलर टाइट हो जाती है। हाँ भाई मेरे बेटे ने जो चुना या जो चीज़ अपनाया वो गलत नहीं। आज वो दाम भी है और सम्मान भी है और काम भी हो रहा है। बराबर है कि नहीं? पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, और 4 लोगों के साथ हमारा पहचान भी। तो शिक्षक का जीवन ऐसा है, शिक्षक यहीं रहता है। आप जाते हो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, नेता, अभिनेता आप बनोगे, लेकिन हम यहीं रहेंगे। लेकिन आप बनने के बाद भी हमको क्या बोलोगे? अरे हमारे टीचर, अरे हमारे सर, अरे हमको इन्होंने पढ़ाया है। इतनी बड़े होने के बावजूद भी आप हमको सर ही बोलोगे। यहाँ पर नाम भी है, दाम भी है, सम्मान भी है, मान भी है, सब कुछ है। और वही इसीलिए मैंने चुना। चाहता तो मैं भी डॉक्टर बन सकता था, चाहता तो मैं भी इंजीनियर बन सकता था, मेरे अच्छे परसेंट थे, अच्छा कॉलेज मुझे बुला रहा था, लेकिन मुझे ये करना था, मुझे समाज को ज्ञान देना था, मुझे बताना था कि विद्यार्थी के अंदर परिवर्तन कैसे होता है। इसीलिए मैंने भाषा चुनी। मैं चाहता तो मराठी पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहता तो इंग्लिश पढ़ा सकता, नहीं, मुझे राष्ट्रभाषा हिंदी जो सबसे जुड़ी है। ऐसा भारत का कोई राज्य नहीं है जहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती। आप हिंदी अगर बोलते, लिखते, पढ़ते, समझते, समझते हो, समझाते हो, तो आप भारत के किसी भी कोने में रहकर अपना जीवन प्रक्रिया चला सकते हो। एक अच्छा काम धंधा, उद्योग, व्यापार करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, एक अच्छा जीवन। इसीलिए आपको हिंदी आनी चाहिए, व्याकरण आना चाहिए, आपको उपयोजित लेखन आना चाहिए, पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, सारांश लेखन, परिच्छंद में से प्रश्न तैयार करना आना चाहिए, विज्ञापन लेखन आना चाहिए, संवाद लेखन आना चाहिए, समाचार लेखन मतलब वृत्तांत लेखन आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप उसे पढ़ोगे। कोई भी चीज जल्दी नहीं आती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, खुद को उसके लिए झोंकना पड़ता है। डांस भी सीखना है तो तुरंत नहीं आ जाएगा वो, उसके लिए भी आपको कम से कम 10, 12, 15 बार उसको देखना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको देखा और आ गया, जादू मंत्र है क्या? हीरोइन को देखा 10 बार और आ जाएगा। हीरोइन के जैसा आप करोगे तब आएगा ना। शरीर को हिलाना पड़ेगा कि नहीं? शरीर के एक एक अंग को जैसा वो मूवमेंट कर रहा है वैसे आपको करना पड़ेगा, तभी आपको डांस आएगा। कोई भी चीज जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो चीज होने वाली नहीं। और पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है जिससे संसार को कंटाला ही आता है। पढ़ाई बोला तो सर दर्द होने लगता है, पढ़ाई बोला तो नींद आने लगता है, पढ़ाई बोला तो कैसा तो महसूस होता है, मम्मी ने बोला बुक उठा, तब तक पेट में दर्द होने लगता है, तब तक दोस्त बुलाने लगता है, तब तक कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी ही है जिससे हमें जीवन में सुख मिलने वाला है ना, वो कंटाला ही लगता है। यही अभी अगर आपको कहीं मैच देखने जाना है, घूमने जाना है, खेलने जाना है, मस्ती करने जाना है, तुरंत तैयार, तुरंत आपकी सारी नींद, पेट दर्द, सिर दर्द, आलस सब खत्म, तुरंत आप तैयार हो जाओगे पैर पर। क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। जो हमको पसंद होता है उसके लिए हम रास्ता बनाते हैं, और जो नहीं पसंद होता है उसके लिए बहाने ढूंढते हैं कि नहीं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप उसको पसंद करो, कि पढ़ाई को पसंद करो, उसके लिए बहाने मत बनाओ। ये ऐसी जीवन है, ऐसी एक चीज है, अभ्यास ऐसी चीज है। गणित क्यों नहीं आता है? कोशिश करो, क्यों नहीं आएगा? तो बहुत गणित कठिन होता है, गणित दिमाग के ऊपर से जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आपने पढ़ाया हुआ ध्यान से पढ़ा, घर जाकर उसको पढ़ा, फिर नहीं आ रहा, फिर सर से पूछा, 3 बार प्रैक्टिस करो, चौथे बार वो आ जाएगा अपने आप। बस आपका 3 बार प्रैक्टिस करने का क्या होना चाहिए? तैयारी होनी
चाहिए। पहली बार में बोलते अरे बाप रे इतना बड़ा है कैसे होगा, कैसे समझ में आया, मुझे पहाड़े नहीं आते, मुझे ये नहीं आते वो। अरे इतने सारे फार्मूले हैं, इतनी सारी आइडियाज़ हैं, इतने सारी तकनीकें हैं कि आप हर एक कठिन सम को भी सॉल्व करके आसान कर सकते हो। बस आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना है, पढ़ना है, अभ्यास करना है। लाचारी, गरीबी, आलसपना, मजबूरी, दुख दर्द को बताना नहीं है, ये कोई कारण नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में खुद सब कुछ करना है, यही आपको मैं बताना चाहता हूं। संतों महंतों के विचारों के साथ हमें अपने आप में बदलाव लाना है, हमें हमारे अंदर एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है। सुशिक्षित, पढ़ा लिखा, सुव्यवस्थित, समझदार इंसान अगर हमें बनना है, हम 10th के विद्यार्थी हैं, हमें आगे चलकर कॉलेज जाना है, कॉलेज में हम सब कुछ कर सके। इसीलिए अभी से अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना शुरू करो। मुझे कब, कहां, कैसे बोलना है, मस्ती किस हिसाब से करनी है, मस्ती करो, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपकी उम्र है मस्ती करने की, अभी नहीं कर तो कब करोगे, अभी आपको मस्ती करनी है। लेकिन हर एक चीज का दायरा है, हर एक चीज का सीमा है। सीमा को मत लांगो, सीमा लांगोगे नुकसान होगा। ज्यादा खा लोगे पेट खराब आपका, मतलब पेट में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो खाया हुआ है आपके पेट के अंदर उस चीज की जो बोलते हैं ना दायरा बढ़ जाएगा, बदहजम होने लगेगा, बेकार आएगी आपको पेट में ऐसा लगेगा जैसे मैंने क्या कर लिया। नहीं खाओगे कमजोरी आ जाएगी। हर एक चीज की क्या बनी हुई है, सीमा बनी हुई, और उस सीमा में अगर आप रहते हो, हर एक चीज को टाइम टू टाइम करते हो, तो आप 100% एक सक्सेस आदमी बन सकते हो, सक्सेस पर्सन बन सकते हो। बस आपको उस चीज को करना है। अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपको लगेगा 2 साल तक आप घर बैठे थे, 2 साल तक कोविड था, 2 साल तक आपका ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था, 2 साल तक आप अपने घरों की 4 दीवारियों में आनंदते थे कि नहीं? लेकिन अब सब कुछ खुल चुका है। अब पूरा भारत और महाराष्ट्र क्या हो चुका है, कोविड-19 से मुक्त हो चुका है। अब कोई बीमारी नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं, और ये था भी नहीं, हमें डराया गया। चलो ठीक है, वो बुरा समय था, वो चला गया, लेकिन अब उसी के दर पर बैठने से काम चलने वाला नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अब आपको आपकी पढ़ाई के लिए तत्पर होना बहुत जरूरी है। जब आप करोगे तो वो आएगा, जब नहीं करोगे नहीं आएगा। अब ये नहीं है अब आपको पूरा पोर्शन आने वाला है, अब आपका सेंटर दूसरी जगह लगने वाला है, अब आपको पढ़कर जाना है, अब आपका पेपर भी कठिन बन सकता है। पहले चलो बच्चों की पढ़ाई नहीं थी इसलिए सब मीटिंग वगैरह हुई, कॉलेज में क्लासेसों में बड़े बड़े टीचर्स लोगों की, पूरे जितने शिक्षा विद्वान थे उन्होंने कहा चलो बच्चों को सरल पेपर दिया जाए। पर अब कुछ नहीं है, अब आपके स्कूल चालू हो चुके हैं, आपका रेगुलर सब कुछ जैसा था वैसा 2019 के जैसा हो चुका है। तो अब आप ये सपने में मत रहे, या ये मत सोचे, या इस ख्वाब में मत रहे फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर वो होगा, फिर पेपर में से पोर्शन में से 25 निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब 100% आपको पोर्शन आएगा। अब आपका पेपर पहले जैसा होगा, अब आपका सेंटर दूसरी जगह जाएगा। दूसरी चीज है आपको अब आपकी पढ़ाई पर निर्भर रहना है। कोई सरकार आपके ऊपर दया करने वाली नहीं है, क्योंकि हर बार सरकार दया नहीं करेगी। 2 साल तक आपको उसने संभाला, 2 साल तक आपको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। वो 2 साल बहुत डेंजर थे। अब आप सोचो खुद के अंदर कि हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं, अब हमें कितना मजबूत होना है। 2 साल में हमने पढ़ाई नहीं की, 2 साल हम स्कूल नहीं गए, अब हमारा 10th है। अब अगर हमने मन से अभ्यास करके पढ़ाई करके पास नहीं हुए तो कॉलेज लाइफ में हम क्या करेंगे? हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए, हमारा 10th जो हमारी पहली सीढ़ी है वो मजबूत होनी चाहिए, तभी तो हमारे अच्छे चलकर आगे काम कर सकते हैं, हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको अब सोचनी है और पढ़ाई पर लग जाना है। और हिंदी के विषय में तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक एक चीज़ इस तरह से पढ़ाऊंगा, एक एक बात इस तरह से बताऊंगा कि आप जब पेपर लिखोगे तो मेरी एक एक बात आपको याद आएगी। और क्वेश्चन कहीं से भी, कोई भी टीचर का, टीचर के बाप का बाप भी प्रश्न पत्रिका बनाए, मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा आपको दे दूंगा कि आप हिंदी का पेपर लिखते समय एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ऑप्शन तक लिखकर आओगे। और 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करके आओगे। ये मेरा विश्वास और ये मेरा अनुभव आपको मैं बता रहा हूँ। बस मेरे लेक्चर में आप अटेंड रहिए, मैं जो जो बता रहा हूँ उस बात पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, और ध्यान से जो चीज़ें आपको दी जाएगी वो आप घर पर करिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
मतलब हिंदी के विषय में मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा। पेपर लिखने से लेकर पेपर में किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देना है, पेपर लिखते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी है, जो भी आपका व्याकरण से संबंधित है, चाहे फिर वो दोहा हो, रोला हो, उसको पहचानना हो, चाहे फिर वो संधि हो, काल हो, भेद हो, सब मैं आपको अच्छे से लिखकर बोर्ड पर समझाऊंगा। और नहीं समझा समझो किसी को तो एक बार नहीं 10 बार मुझसे पूछना, मैं आपको 20 बार बताऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आना ही है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा पढ़ाई को कभी भी ये मत सोचकर पढ़ो कि पढ़ना है, जिस दिन ये सोचकर पढ़ोगे वो नहीं आएगी। आप उसे भी एक गाना, एक टीवी के जब आप सीरियल देखते हो तो कितने आनंद से देखते हो, एक गाना सुनते हो तो कितना खुश होकर सुनते हो, क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद आता है। वैसे ही पढ़ाई को पढ़ते समय आनंद से पढ़ो, बोझ समझकर मत पढ़ो कि ये मेरे ऊपर बोझ है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो गाना कुछ नहीं देगा, लाइफ को पढ़ाई बहुत कुछ देने वाली है। ये सोचकर आपको पढ़ना है, ये सोचकर आपको आपके अंदर वो चीज़ों का निर्माण करना है। और कोई कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, एक बार में समझ में आ जाता है, और कोई कोई ऐसा होता है जिसको 10 बार में समझ में आता है। ये पांचों उंगलियां बरोबर नहीं। और किसी की तुलना भी मत करो यार, वो नहीं आता है। डी फॉर डफर भी होता है और डी फॉर डिसेंट भी होता है, बरोबर है कि नहीं? तो आपके ऊपर है डफर बनना है कि डिसेंट बनना है। हाँ, तो वो आप उसे चुनिए, उस पर हाथ रखिए और अपने आप को वैसा तैयार कीजिए, सीखिए, जानिए, पढ़िए। और जो अगर आपके आसपास दोस्त मित्र सहेली को नहीं आ रहा है तो उसको बताइए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं। अगर आपके पास ईश्वर ने कुछ ज्ञान दिया है तो 4 लोगों को बांटो तो वो बढ़ेगा आपके पास और आपका सम्मान होगा। छुपा के रखने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। कोई भी टैलेंट अगर आपके अंदर है, और ईश्वर ने हर एक को टैलेंटेड बनाकर भेजा है, गुण जीनियस है आप, आपके अंदर वो गुण है, बस आपको उसको पहचानने आना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कला होती है जिसकी वजह से वो एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करता है, एक अच्छा नेचर बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होता है। तो वो आपके अंदर है, कोई किसी से कम नहीं होता है। सुई और तलवार दोनों का अपना एक दायरा है, दोनों की अपनी एक कीमत है, एक महत्व है। तलवार से लड़ाई कर सकते हो लेकिन कपड़ा नहीं सिल सकते। सुई से लड़ाई कर सकते हो क्या? नहीं। कपड़ा सिल सकते हो। तो दोनों की अपनी एक अहमियत है, बराबर है कि नहीं? तो तुम उस सुई को छोटा मत समझो, सुई भी बहुत अपने कर्तृत्व में महान है, तलवार भी अपने कर्तृत्व में महान है, कलम भी अपने कर्तृत्व में महान है। बनाई गई चीज को उसके हैसो हिसाब से बनाया गया है, कोई किसी से कम नहीं होता। खरबूजे को नीचे जमीन पर बिछाया है, ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऊपर फल लगने के बाद अगर वो गिरेगा तो फूट जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा, और किसी के ऊपर गिरेगा तो उसका भी काम तमाम कर देगा, है कि नहीं? इसीलिए बनाने वाले ने उसको जमीन पर बिछाया है, बचाया कि नहीं? और छोटे फलों को ऊपर लगाया है। तब सब चीज की एक अपनी कीमत है। हर एक इंसान के अंदर अपना एक गुण होता है, उस गुण को हमें पहचानना है, जानना है, कंटाला नहीं करना है, किसी के लिए किसी को गलत नहीं बोलना है। आपकी वजह से कोई अगर दुखी हो रहा है तो फिर आप बहुत बड़े अपराधी हो। आपकी वजह से अगर किसी के दिल में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, आपकी वजह से किसी के मन में कोई नफरत पैदा हो रही है, मतलब आप गलत कर रहे हो। अच्छा नहीं कर सकते हो तो गलत मत करो, भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, ये आपका अधिकार नहीं है। मदद करो, नहीं जमता है मत बात करो, लेकिन उसको बुरा भला मत बोलो। किसी धर्म को गलत मत बोलो, किसी व्यक्ति को गलत मत बोलो, किसी के जाति धर्म को लेकर उसे भेदभाव मत करो। आप सब एक हो, सबका सम्मान करो, सबके साथ मिलकर रहो। ये हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने, लेखकों ने बताया है, और हम क्या करते हैं वही करते हैं। आजकल के बच्चों का जनरेशन, पहनावा, तरीका, बोलना, स्टाइल, खड़े रहने का स्टाइल देखकर डर लगता है। मेरे बहुत से बच्चे भी डांसर बन गए, जब स्टेशन वगैरह पर मिलते और ऐसे ऐसे हिलते हाथ मिलाते हैं तो डर लगता है वो गिरेगा कि मैं गिरूंगा, मेरे ऊपर वो गिर जाएगा कि इसके ऊपर मैं गिर जाऊं। मेरे को डर लगता है इधर हाथ मिलाऊं कि इधर हाथ मिलाऊं, क्योंकि वो ऐसा पहनावा उसका है, इतना बड़ा गले में घंटा लटकाया रहता है, ऐसा बाल वगैरह एकदम। मैं बोलता है 10th में तो इंसान था, तू अब इंसान से क्या बन गया है? सॉरी, अपना स्टाइल ही ऐसा है।
बाप रे, ऐसा स्टाइल है। ठीक है, अच्छी बात है, करो, नाम कमाओ, सब ठीक है, लेकिन हुलिया तो अच्छा रखो। देख के इंसान डर जाए, देखने लगे इंसानों में तुम एकदम अजीब ही लग रहे हो, ऐसा पहनावा नहीं ठीक है। यहाँ क्या नीला पीला, यहाँ ओवर ब्रिज, यहाँ पर पाउल वाट, ये कौन सा तरीका है भाई? वो हनी सिंह है। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर है। रियल लाइफ मतलब 3 घंटे की रील, टीवी पर दिखाई देता है, सलमान खान दौड़ते हुए आता है, धक्का लगता है, लड़की गिरती है, प्यार, तुरंत गाना, होता है ना, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में धक्का लगा, लड़की का मोबाइल गिरा, फूटा, मेलिया मुर्दिया हलकट, होता है। तो रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बहुत अलग अलग होता है। सलमान खान 20 माले की बिल्डिंग से कूदता है, शर्ट वर्ट निकल जाए, खड़ा हो जाता है। हम इधर सीढ़ी से 4 सीढ़ियों से गिरेंगे तो 5 जगह फ्रैक्चर आता है ना। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बहुत फर्क है। 3 घंटे में सब कुछ दिखा देता है। बच्चा वड़ा पाव लेकर दौड़ रहा है, गिरा, डायरेक्ट हीरो दिखाता है ना। वो क्या है? रियल लाइफ, मनोरंजन है। 3 घंटे आपके मन का मनोरंजन किया जाता है, आपको बहलाने फुसलाने हंसाने के लिए किया जाता है, आपको एक मन में दिलासा मिले इसलिए दिखाया जाता है। रियल लाइफ जो है वो थोड़े समय के लिए। रियल लाइफ में 365 दिन है। ये 3 घंटे की पिक्चर और हमारी ज़िंदगी जो है वो 365 दिन है हमारे पास, और दिन में हर एक अलग अलग पड़ावों को पार करना पड़ता है। यही यहाँ पर बताया गया। इसी को हमें समझना है, इसी को हमें जानना है, इसी को हमें समझने के बाद उस चीज़ पर हमें चलना है। ये हमें यहाँ पर कवियों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने, जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने यही बताया है। अभी आप देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम की पहली कविता हारिल है, पढ़ा कि नहीं? किताबें ली? उड़ चल हारिल। हारिल कौन सा? ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। हारिल पक्षी, बराबर है। ये पक्षी जब तिनका लेकर उड़ता है उसके बारे में बताया है। उस पक्षी से और उस पक्षी के अंदर के मनोभावों को मनुष्य से जोड़ा गया है कि मनुष्य के जीवन में भी उसे क्या क्या करना है। और आपकी जो पहली कविता है इंग्लिश मीडियम की, वो है भारत महिमा। उसमें भारत का पूरा वर्णन किया गया है कि भारत कैसा है, भारत में क्या क्या है, भारत संत महंतों का देश है, भारत में कैसे कौन सा धर्म आया, भारत को कैसे क्या क्या किया गया, भारत का हिमालय पर्वत कैसा है, उससे निकलने वाली सूर्य की किरणें, ये सब वर्णन किया गया है। लेकिन उनका बताना यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर एक कामों को किस प्रकार करना है। जब भी कोई व्यक्ति जब लिखता है या जब भी कोई व्यक्ति जब अपनी कविता को या अपनी कहानी को रचता है तो उसका सबसे बड़ा होता है समाज में रहने वाला मानव, जो मेरी कविता, मेरी कहानी को पढ़कर अपने अंदर परिवर्तन करे, सीखे, समझे, जाने और अपने आप को बदल कर एकत्रित और संगठित हो। ये उसका बताना है। हम क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं, हमें घमंड, अहंकार, जलन होने लगती है, हम एक दूसरे के प्रति प्लानिंग करने लगते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जब हम देख लेते हैं कि वो हमसे आगे बढ़ गया तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अरे क्यों होना चाहिए? तुम भी उसके जैसी मेहनत करो और तुम भी अपने आप को काबिल बनाओ, नहीं उससे ज़्यादा तो थोड़ा बनाओ, ठीक है कि नहीं? लेकिन किसी के लिए देखकर जलन नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है। जानवर भी आपस में नहीं लड़ते हैं जल्दी झुंड में, वो भी अपने झुंड की रक्षा करते हैं। हम तो झुंड में ही गुंड मचाते हैं, तो एक दूसरे के साथ ही लगते हैं लड़ाई करने, एक दूसरे के धर्म को लेकर, जाति को लेकर, गोत्र को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, ना उसको पढ़ाई नहीं आती, मुझको ज़्यादा आती, इसी को लेकर हम अपने में नफरत पैदा करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हमारे मन से निकालने के लिए ही कहा गया है। इसीलिए आपको हिंदी के साहित्यकार अच्छी अच्छी जो कहानियाँ हैं वो आपके सामने परोसते हैं, विद्वानों के विचार आप तक पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि आप आने वाला भविष्य हो, आपके कंधों पर देश की जवाबदारी है। क्योंकि आप में से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, अगर वो ईमानदार है तो वो ईमानदारी से बिजनेस करेगा। आप में से कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, अगर वो अच्छा डॉक्टर बनेगा तो वो गरीबों का इलाज करेगा। कोई अच्छा पुलिस वाला बनेगा जो रिश्वत नहीं लेगा, जो ईमानदारी से अपनी कानून की रक्षा करेगा। यही देश है, यही देश के काम है और यही हमें करने हैं, तभी तो देश सुरक्षित होगा।
बेईमान पुलिस वाला होगा, डॉक्टर अगर किडनी और लीवर बेचने वाला होगा, रक्त बेचने वाला होगा, तो देश बनेगा क्या अच्छा? नहीं। जज अगर गलत के खिलाफ फैसला करेगा, सही को जेल में डाल देगा, तो अच्छा होगा क्या देश? नहीं। इसीलिए आपको ये सारी बातें बताई जा रही है, इसीलिए ये सिखाया जाता है, इसीलिए आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी भाषाओं में ये ज्ञान दिया जाता है कि आप एक काबिल इंसान बनो, आप इस देश के नागरिक हो, आपको इस देश की हर एक हालात, चाल चलन का पता होना बहुत जरूरी है। तभी तो आप अपने देश को एक काबिल और मजबूत बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए मुझे कब वोट देना है, मुझे किसे वोट देना है, मेरे देश का कौन सा नेता मेरे लिए और मेरे देश के लिए काम आ सकता है। ये आपको पता होगा जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे, जब आप विद्वानों के किताबों का अभ्यास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे और मेरे लोगों के लिए अच्छा है, क्या मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए अच्छा है। यह आपको किताबों से ही पता चलेगा, ज्ञान के बगैर पता ही नहीं चलेगा। सुनी सुनाई बात सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे, तब तक कोई भी चीज आपको आएगी नहीं, क्योंकि ये संसार है। यहां पर हाथी की पूंछ और पूंछ का हाथी बनाने आता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बाल की खाल निकालने आती है। इसीलिए आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पढ़ो। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, सरोजनी नायडू, हाँ, सुनीता विलियम्स, हाँ, कल्पना चावला, जो भी है इतिहास के पन्नों पर जिनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया है, उन्होंने अपने जीवन को बनाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए वो काम किया। इसीलिए आज वो स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित है। उन्होंने बहुत गरीबी देखी, लाचारी देखी, लेकिन उन्होंने अपने एम को नहीं छोड़ा, अपने मंजिल को नहीं छोड़ा। आप तो किस्मत वाले हो कि आपको सारी चीजें मिल रही है, आप जो चाहते हो वो आपके माता पिता आपको देते हैं। बस आप मन में ठान लो मुझे पढ़ना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पास होने के लिए एक ही चीज करनी पड़ती है, पढ़ाई। फेल होने के लिए नुक्कड़ पे खड़ा रहना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है मेरी वाली, तेरी वाली, उसकी वाली, इसकी वाली, सबकी वाली, सरकारी वाली, है कि नहीं? इधर आया उधर गया, गुटखा खाना पड़ता है, थूकना पड़ता है, मम्मी का फटका खाना पड़ता है, चिल्ला चिल्ली सुननी पड़ती है, और फिर क्या होता है? फेल होता है। पास होने के लिए एक ही चीज, खाली 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक की पढ़ाई। 2 घंटा, पर वो 2 घंटा आपका मन आपके पुस्तक में होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका मन होना चाहिए। बाकी 22 घंटा आपको जो करना है करो। 22 घंटे में आपको मोबाइल देखना है, मोबाइल देखो, टीवी देखना है, टीवी देखना है, टीवी देखो, घूमना है, फिरना है, शादी, बर्थडे पार्टी जो करनी है वो 22 घंटे में करो। पर 2 घंटा जो यहाँ पढ़ाया जाता है और उसे घर जाकर आप जब पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उस पर होना बहुत जरूरी है। फिर आपको वो अपने आप आ जाएगा। समझे? हो गया ना? चलो ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा, ठीक है? यस सर। क्योंकि जब मैं शुरू हो जाता हूँ तो मैं जल्दी खत्म हाँ ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को। अरे हाँ, मेरा भी ध्यान नहीं, बंद कर दो बेटा।